हेलो दोस्तों। तो कैसे हो सब लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक सेशन केमिकल बॉन्डिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। और आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन 6 करने जा रहे हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन केमिकल बॉन्डिंग के कर चुके हैं और 2021 की जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तक ऑलरेडी सब कुछ खत्म हो चुका है। तो उसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 6 जो कि 2020 का मेंस हो कोविड वाला बैच का क्वेश्चंस। तो ये करने जा रहे हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता, आई एम नीलव मलिक, जस्ट अ ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि मैं हर वीडियो के पहले थोड़ी देर 1 मिनट के लिए बोल देता हूँ कि ये वीडियो जो 2026 में अपीयर करने जा रहे हैं वो लोग तो खुल के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मगर जिन लोगों को 2027 में दे रहे हो, पहले चैप्टर को ढंग से पढ़ के आओ। चैप्टर ढंग से पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जाओ। तो वो थोड़ा बेहतर होता है, क्योंकि थोड़ा सा खुद से भी तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट है वो सही है कि नहीं। और इधर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे साथ यूट्यूब में करने का एक फायदा होता है कि मैं हर एक क्वेश्चंस के पीछे छुपे हुए तुम्हारे पास जो कॉन्सेप्ट छुपे हैं, वो बताते रहूंगा। तो तुम एक कर पाओगे, तुम्हारे पास जो क्वेश्चंस तुमने सोचा है कि उसका ऑप्शन सही है कि नहीं हुआ है, उसके साथ साथ तुम ये भी देख पाओगे उसके जो पीछे जो छुपे हुए रीजन है वो रीजन तुमने सही सोचा है या नहीं सोचा है। दैट इज द अल्टीमेट गोल कि तुम्हें के कॉन्सेप्ट का मतलब कंसेप्ट याद करने का तरीका, या फिर कॉन्सेप्ट के साथ साथ तुम जैसे कि क्वेश्चन को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हो, वो तरीका सीखने सीखने में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और हाँ, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। बहुत बकवास कर लिया, इंट्रो विंट्रो आता नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, हाँ, सेशन 6 पे हम लोग पहला क्वेश्चन में चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या पूछा है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ CCl4, CHCl3 एंड CH4 आर इन द ऑर्डर। तो डाइपोल मोमेंट, अब देखो, डाइपोल मोमेंट का जब बात आता है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था। डाइपोल मोमेंट का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, म्यू से डिनोट करते, म्यू इक्वल टू क्यू इनटू डी। यही तो था ना डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। क्यू तुम्हारे पास क्या था, क्यू तुम्हारे पास चार्ज था। और डी तुम्हारे पास क्या था, डी तुम्हारे पास डिस्टेंस था। ठीक है, इतना क्लियर है। अब जब तुमने CCl4, CHCl3 और CH4 का बात किया, तो CCl4 का स्ट्रक्चर क्या होगा, कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन। मैंने क्या बोला, केमिकल बॉन्डिंग का कुछ भी घंटा कुछ भी उखाड़ना है तो पहली बात तो सीधा उसका स्ट्रक्चर उखाड़ लो। तो स्ट्रक्चर उखाड़ लोगे तो उसका कुछ नहीं काट, मतलब उससे सारे उसका सारे पीछे जो छुपे हुए कॉन्सेप्ट है ना वो निकल जाएगा। तो CCl4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका तुम्हें पता है कि इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। अगर अब इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, तुम्हें अच्छे से पता है। अब ये तीनों कंपाउंड्स मिलके नीचे जितना खींचेगा, वही ऊपर वाला ये तीनों खींचेगा। तो अगर टेट्राहेड्रल है तो CCl4 में ये क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब तुम्हारे पास डाइपोल मोमेंट 0, और ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब इसके सिमिलर तरीके से मैं अगर बात करूं CH4 का, CH4 का क्या होगा, कार्बन, एक हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन होगा, और ये पीछे के साइड हाइड्रोजन होगा, ये तुम्हारे अबव के साइड। तो इसमें भी सेम फंडा होगा जो CCl4 में लगा है। जितना कार्बन से हाइड्रोजन के तरफ जाएगा उतना ही कार्बन से हाइड्रोजन के तरफ जाएगा। इस केस के लिए भी क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू 0 आ जाएगा। और मैं क्या बोल दूंगा, ये भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। और इसके लिए डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो CH4 और CCl4 दोनों केसेस के लिए तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। इतना क्लियर है। उसके बाद हम लोग चलते हैं CHCl3 में। CHCl3 में तो देखो, इन दोनों का डाइपोल मोमेंट 0 इधर से तो दिख रहा है ना, CH4 और CCl4 का सेम है। तो ए और डी, बी और सी ऑप्शन तो गया भाई खत्म करके। और ए और डी ऑप्शन में अगर CHCl का बात करोगे, CHCl3, तो तीनों क्लोरीन, ध्यान से देखो, कार्बन से हाइड्रोजन के तरफ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और कार्बन का 2.5 है। और तीनों क्लोरीन मिलके तुम्हारे पास क्या करेगा, नीचे के तरफ खींचेगा। अगर नीचे के तरफ खींचेगा तो दोनों का इधर इधर हाइड्रोजन से कार्बन के तरफ भी एक डायरेक्शन में जा रहा है, कार्बन से क्लोरीन का भी। तो दोनों क्या है, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। जब बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, जब दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा और अच्छा खासा डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। अगर ये तुम्हारे पास पोलर मॉलिक्यूल है, तुम बताओ, तो सबसे पहले CH4 और CCl4 का क्या आ जाएगा, CH4 और CCl4 का सिमिलर टाइप ऑफ आ जाएगा। और CHCl3 का ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए क्या है, म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, और इन दोनों के लिए म्यू इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इतना क्लियर है। तो इस केस के लिए क्या हुआ, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, म्यू इक्वल टू 0 हुआ।
तो तुम्हारे पास पोलर मॉलिक्यूल हो गया और बाकी दोनों तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। इसको सही से लिख देता हूँ पी। ठीक है, इतना क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए डाई ऑक्सीजन स्पीसीज इज 1.73 bm, इट मे बी। तो 1.73 bm अगर दे रखा है तुम्हारे पास, अच्छे से पता है फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नेगेटिव डाइपोल मोमेंट का अगर फॉर्मूला, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट का अगर फॉर्मूला लिखो तो रूट ओवर क्या होता है, रूट ओवर एन इंटू एन प्लस टू, यही होता है ना, एन प्लस टू bm। तो अगर तुम्हारे पास, और इधर एन क्या होता है, एन इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही होता है तुम्हारे पास। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के फॉर्मूला, सॉरी म्यू नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के फॉर्मूला, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के फॉर्मूला। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला ये है। अब देखो एन इक्वल टू नंबर ऑफ 1.73 bm। अब उल्टा कैलकुलेशन करने जाओ ना, तुम्हें पता है कि अगर रूट ओवर एन इंटू एन प्लस टू से अगर 1.73 आ रहा है, तो तुम एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तुम इधर एन के जगह 1 पुट करोगे तो तुम्हारे पास रूट ओवर क्या आ जाएगा, 1 इंटू वन प्लस टू, तुम्हारे पास अल्टीमेटली रूट थ्री आ रहा है। तो रूट थ्री आ रहा है तो रूट थ्री का वैल्यू 1.73 होता है। अगर ये नहीं आ रहा है तो ये देख लेना कि ये 1.73 pm है ना, इसका इंटीजर पार्ट 1 है ना। अगर इसका इंटीजर पार्ट 1 है तो हमेशा याद रखना इसका जितना इंटीजर पार्ट में होता है वही उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। मैग्नेटिक मोमेंट का जो इंटीजर पार्ट है, जो इंटीजर पार्ट है, इंटीजर पार्ट का इंटीजर पार्ट ही होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इस केस के लिए क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ओ टू माइनस, अच्छा तुम्हारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, n इक्वल टू 1 हो गया। अब सारे ऑक्सीजन स्पीसीज दिया है। अब ऑक्सीजन के केसेस पे तुम्हें पता है कि 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, और मैंने बोला ऑक्सीजन के केस में अगर ऑक्सीजन 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, उसके बाद O2 प्लस में जाओगे, O2 प्लस भी क्या आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो गया। मैंने बोला था कोई भी पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो कौन कौन करेगा, तुम्हारे पास कोई भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और तुम्हारे पास कौन शो करेगा, और 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब इसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 16 के पास भी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो इससे तो तुम्हारे पास हो ही रहा है कि जब जब तुम्हारे पास इसमें 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखा है, तो इसके लिए तुम्हें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन आप निकल भी जाए, मतलब O2 प्लस बन जाएगा, तो तुम्हारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अगर O2 माइनस बनेगा, देखो एक दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, एक एक में बाहर से तुम इलेक्ट्रॉन लाए तो उसके साथ पेयर्ड बन जाएगा ना, तो तुम्हारे पास खाली एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के भी समझा देता हूँ। तो O2 माइनस और O2 प्लस के केसेस में तुम्हारे पास क्या बन रहा है, हाँ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही हो रहा है। तो ऑप्शन तुम्हारे पास O2 माइनस, ऑप्शन ए आ रहा है। फिर भी हम लोग अब देखो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि बहुत आसान तरीके से ये लिख लो फिर वो खत्म कर लो। मगर अगर किसी को ये नहीं आ रहा है, किसी को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से ही सीखना है, तो उसके लिए भी आता है। हमें पता है क्या, ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन के केसेस में कोई एसपी मिक्सिंग नहीं होता है। एसपी मिक्सिंग इज नॉट, एक्सी मिक्सिंग नॉट ऑकर, एक्सपी मिक्सिंग होता नहीं है। तो नीचे क्या रहता है, सिग्मा वन एस रहता है, उसके बाद क्या रहेगा, सिग्मा स्टार वन एस रहेगा, उसके बाद सिग्मा टू एस रहेगा, उसके बाद सिग्मा स्टार टू एस रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद तुम्हारे पास क्या रहता है, सिग्मा टू पी जेड रहता है, और ऊपर पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई रहता है। इतना क्लियर है। उसके ऊपर कौन रहता है, पाई स्टार टू पी एक्स और पाई स्टार टू पी वाई, ये रहता है ना। और लास्ट में कौन रहता है, सिग्मा स्टार टू पी जेड, सिग्मा स्टार टू पी जेड। इतना क्लियर है। अब तुम्हें अगर मान लो 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऑक्सीजन को भरना था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ऑक्सीजन के लिए, O2 के लिए तुम्हारे पास जो 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, वो 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जाएगा वो कहा जाता था पाई स्टार टू पी एक्स में एक रहेगा, और पाई स्टार टू पी वाई में तुम्हारे पास एक रहेगा। दोनों एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक एक रहेगा। अब अगर O2 प्लस कर दो, जो 15 इलेक्ट्रॉन होगा, 15 इलेक्ट्रॉन मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन इधर से बाहर निकल जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गया तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पाई टू पी एक्स में एक इलेक्ट्रॉन रह गया, या फिर पाई टू पी वाई में एक इलेक्ट्रॉन, यही होगा। अगर O2 माइनस की बात करें जिसमें 17 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर से आया तो ये हो गया ना, पेयर्ड हो गया। ये अगर पेयर्ड हो गया तो अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही बचा, तो पाई टू पी वाई में या फिर पाई टू पी एक्स में एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। हाँ, और क्या, O2 प्लस O2 माइनस सारे हो गया। तो ये सब केसेस में देखो, इन दोनों के केसेस के लिए तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक हो जाएगा।
ठीक है, इतना क्लियर है। और इतना भी नहीं करना था। ऑक्सीजन के लिए तुम्हें पता है कि O2 के लिए हमारे पास n इक्वल टू 2 होता है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है ऑक्सीजन के लिए, n इक्वल टू 2। सॉरी, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है, 16 है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें याद रखना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसके लिए 2 होता है। इतना क्लियर है। इसका क्लियर हो गया तो 124 हो गया। 124 का क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आया। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 में। 125 में क्या बोला है, द बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cn माइनस बोला है। मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Cn माइनस का बॉन्ड ऑर्डर या फिर मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए तुम्हारे पास सबसे पहली बात क्या करना है, उसका इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। अगर इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, देखो इलेक्ट्रॉन काउंट क्या हो रहा है उसका, Cn माइनस है ना, तो Cn माइनस मतलब कार्बन का कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और नाइट्रोजन का 7 इलेक्ट्रॉन, 6 7 13, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब इतना बार हर एक वीडियो में मैं समझा चुका हूँ। अगर कभी भी तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ गया, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारे पास 3 हो जाएगा। कितना क्लियर है। और डायामैग्नेटिक तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया, और डायामैग्नेटिक कैरेक्टर और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर निकालने का सबसे इजी तरीका है। डायामैग्नेटिक कैरेक्टर कब कब होता है, कभी भी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया, कभी भी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया, तो तुम्हारे पास एक्सेप्ट एक्सेप्ट 10 और 16, एक्सेप्ट तुम्हारे पास 10 और 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसके लिए तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर हो जाएगा। अगर पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का बात करो, अगर पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का बात करो, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर में क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास कभी भी ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम आया, ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम आया, और तुम्हारे पास प्लस 10 और 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम या फिर 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये अगर दिख जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। तो इस केस के लिए 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मतलब मेरे पास क्या है, डायामैग्नेटिक कैरेक्टर, डायामैग्नेटिज्म। ठीक है, इतना क्लियर है। तो तुम्हारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3 और डायमैग्नेटिक कैरेक्टर। क्लियर है इतना। इतना क्लियर हो गया तो हम लोग चलते हैं 126 पे। 126 पे क्या बोला है, द कंपाउंड हैज द लार्जेस्ट एच एम एज बॉन्ड एंगल, एम इक्वल टू NH3। अब NH3 तो कंपाउंड ही बना अच्छा कंपाउंड दे भी रखा है, इसमें क्या है, अच्छा, अरे यार इसमें क्या दे रखा है, एम इक्वल टू, अच्छा हैलाइड्स, इसमें जो हाइड्राइड्स दे रखा है, तो वाटर के केस में हमें पता है कि बॉन्ड एंगल पूछा है ना, तो बॉन्ड एंगल तो इसका तो याद ही है ना सबको। और H2O का बॉन्ड एंगल क्या होता है, देखो एक तो sp3 हाइब्रिडेशन होता है, एक अगर कंपेयर करने जाओगे, इसका वैल्यू तो सबको याद रहना चाहिए, मगर फिर भी बना देता हूँ। CH वर्ड और लास्ट में H2S का आता हूँ, H2S का जिनका नहीं पता अभी से याद कर ले भाई। हाँ, ये लोन पेयर का क्या करेगा, ये लोन पेयर है, दोनों इधर भी लोन पेयर है, इधर भी लोन पेयर है, तो लोन पेयर के बीच में बहुत ज्यादा रिपल्शन रहेगा। चारों के केसेस में चारों क्या है, तुम्हारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अब इन इन इनके केसेस, पहले क्वार्टर के केस के लिए क्या रहेगा, लोन पेयर भयंकर लोन पेयर रिपल्शन रहेगा। उसके वजह से इधर क्या हो जाएगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, इधर भी क्या होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा। अल्टीमेटली तुम्हारे पास बॉन्ड पेयर का जो एंगल है वो थीटा सबसे गिर जाएगा, अगर थीटा 1 बोलूं। इसके बाद थीटा 2 और इसके बाद थीटा 3 करते हैं। इसके भी एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर भी रिपल्शन करेगा, और उसके वजह से इसके वजह से तुम्हारा थीटा 2 गिरेगा। अब थीटा 1 सबसे ज्यादा गिर जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है, बॉन्ड एंगल सबसे सॉरी, तुम्हारे पास दो दो लोन पेयर प्रेजेंट है, और थीटा 3 तो भाई एग्जैक्टली है 109.5 डिग्री। अब तुम्हारे पास वाटर का पता है, वाटर का तुम्हारे पास बॉन्ड एंगल क्या होता है, वाटर का बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री। और एमोनिया के केसेस के लिए क्या हो जाएगा, एमोनिया के केसेस के लिए बॉन्ड एंगल कितना होता है, 107 डिग्री होता है। और तुम्हारे पास CH4 के लिए क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। ठीक है। अब लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल पूछा है, लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल, अच्छा, अब तो इतना थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 हो जाएगा इतना। अब जिसको कंपैरिजन से करना है कंपैरिजन से करो, जिसको डेटा याद है डेटा याद से करो, कोई दिक्कत नहीं। अब H2S का बोल गया, H2S में सबसे याद है ना, इन्हें जब मतलब H2S क्या होता है, ड्रैगोस मॉलिक्यूल होता है ना, ड्रैगोस मॉलिक्यूल होता है। ग्रुप 15 हैलाइड्स क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास ग्रुप 15 ये सब हो जाएगा, एक्सेप्ट तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑक्सीजन, सॉरी 15 16 हो जाएगा। इधर 15 16 तो तुम्हारे पास H2S जो होगा, इसके लिए क्या होता है, इसका जो लोन पेयर होता है, इसका लोन पेयर इसका लोन पेयर प्योर एस ऑर्बिटल में चला जाता है, प्योर एस ऑर्बिटल में चला जाता है, और इसका प्योर एस ऑर्बिटल में चला जाता है, और लोन पेयर क्या बन जाता है, लोन पेयर इनएक्टिव बन जाता है।
लोन पेयर इनएक्टिव बन जाता है और बहुत अंदर की तरफ चला जाता है, उसके वजह से इसका बॉन्ड एंगल के बीच में एंगल क्या आ जाएगा, ऑलमोस्ट 92 डिग्री आ जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो H2S सबसे छोटा होगा, लार्जेस्ट पूछा है, लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, CH4 आ जाएगा। तो H2S का ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, अगर H2S का इधर ऐड कर दो तो इसका बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट 92 डिग्री आ जाता है। इतना क्लियर है। 126 वाला क्लियर हो गया, तो 127 पे चलते हैं। 127 में क्या बोला है, द मॉलिक्यूल इन व्हिच हाइब्रिड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व ओनली वन डी ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम का एक डी ऑर्बिटल, तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो ना। इन व्हिच हाइब्रिड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूछा है ना, हाइब्रिड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इतना आसान क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन को ना, ये क्वेश्चंस करने से पहले एक बार मतलब ईमानदारी से वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। खुद से ट्राई करने के बाद वीडियो को फिर अनपॉज कर दो। इससे मुझे कोई फायदा नहीं मिलता, अपने तुम्हारा फायदे के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है। NiCN4 2 माइनस, अब ये 2 माइनस है। ठीक है, तो NiCN4, अच्छा बाकियों के लिए सबसे आसान होगा, तो Br F5 क्या बना देता हूँ। Br F5 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 5 इलेक्ट्रॉन तो 5 बॉन्ड उसने फ्लोरीन के साथ बना दिया, एक तुम्हारे पास लोन पेयर होगा। तो एक फ्लोरीन इधर, दूसरा फ्लोरीन इधर, तीसरा फ्लोरीन इधर, चौथा फ्लोरीन इधर, एक तो लोन पेयर घुसेगा और 5 फ्लोरीन इधर रहेगा। तो क्या बोला है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, ऑक्टेहेड्रल हो जाएगा, मतलब sp3d2 हो जाएगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन में D2 आ रहा है, तो D2 मतलब ऑक्टेहेड्रल यूज हुआ है ना। ऑक्टेहेड्रल यूज हुआ है तो तुम्हारे पास dx2 - y2, ये दो दो डी ऑर्बिटल्स क्या क्या होगा, dx2 - y2 हो जाएगा और dz2 हो जाएगा। तो दोनों डी ऑर्बिटल्स का यूज हो गया, मतलब ये तो ऑप्शन नहीं होगा, B8F5। XgF4 में चलते हैं। XgF4 का भी स्ट्रक्चर क्या होगा, XgF4 का भी ये ऑक्टाहेड्रल होगा, इसका भी ऑक्टाहेड्रल था B8F5 का, और इसका भी ऑक्टाहेड्रल होगा XgF4। XgF4 का जेनॉन का 8 इलेक्ट्रॉन होता है ना, दोनों लोन पेयर, एक ऊपर एक नीचे की तरफ होगा। इसका भी ऑक्टाहेड्रल टाइप का हो गया, इसका भी ऑक्टाहेड्रल टाइप का हो गया, तो दोनों के केसेस में, इसका भी केसेस में क्या आ जाएगा, sp3d2 आ जाएगा। अब ध्यान से सुन लो, NiCN4 के केसेस में कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा। NiCN4 2 माइनस में क्या होता है, ये CN जो होता है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होने की वजह से निकेल इसमें किसने ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, निकेल 2 प्लस में जाएगा। निकेल 2 प्लस में तो मतलब तुम्हारे पास क्या होगा, 3D8 सिस्टम हो गया। अरे निकेल क्या होता है, 3D10 4s0 होता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 3D8 सिस्टम में बदल जाएगा। अब 3D8 सिस्टम मतलब डी ऑर्बिटल के बारे में सोचो। तुम्हारे पास 5 वैकेंसी है, 5 ऑर्बिटल्स का वैकेंसी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन इधर फिल हो गया। तुम्हारे पास एक वैकेंट डी ऑर्बिटल बच गया ना। तो और तुम्हारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है और एक बच गया तो तुम्हारे पास DsP2 हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। और इसका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कंपाउंड है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, तुम्हारे पास क्रिस्टल फिल्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी आ गया। तुम्हारे पास D0, या फिर तुम्हारे पास D0 D10 नहीं है, D0 D10 होता तो तुम्हारे पास क्या हो जाता, ये टेट्राहेड्रल शेप का आ जाता, ये टेट्राहेड्रल का आ जाता, मगर इधर तुम्हारे पास जो NiCO4 दिखाता है, NiCN4 माइनस, याद रखना NiCN4 2 माइनस, एक सेकंड में देख लेता हूँ विजिबल है कि नहीं। हाँ, NiCN4 2 माइनस तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। NiCN4 2 माइनस स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। मगर जब तुम NiCO4 के बात करोगे तो NiCO4 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। NiCO4 तुम्हारे पास टेट्राहेड्रल हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब स्क्वायर प्लेनर का मतलब क्या होता है, निकेल और चारों तरफ से Cn माइनस आया, इधर भी Cn माइनस आया, इधर से भी Cn माइनस आया, और लास्ट इधर से भी Cn माइनस आया। इतना क्लियर है। और तुम्हारे पास ऊपर क्या हो जाएगा, निकेल के ऊपर 2 प्लस चार्ज आ जाएगा। इतना क्लियर है। अगर इतना क्लियर है तो ये तुम्हारे पास DsP2 हाइब्रिडेशन है, तो एक ही डी ऑर्बिटल यूज होगा, और कौन सा डी ऑर्बिटल यूज होगा, dx2 - y2। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये ऑप्शन तो हो गया क्योंकि एक डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अब CrF6, अच्छा CrF6 3 माइनस का भी देख लेते हैं। CrF6 3 माइनस मतलब तुम्हारे पास क्रोमियम का कितना होगा, क्रोमियम का 3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। अब देखो सीधी बात है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर दिख रहा है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, क्रोमियम का 3 प्लस, मतलब तुम्हारे पास ऑक्टाहेड्रल जाएगा, क्योंकि इन लोगों के पास लोन पेयर वगैरह तो होता नहीं है। अगर ऑक्टाहेड्रल जाएगा तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल तो क्रोमियम 3 प्लस, और स्ट्रक्चर कैसा आएगा, ऊपर से एक फ्लोरीन, इधर से एक फ्लोरीन, इधर एक फ्लोरीन, इधर से एक फ्लोरीन आएगा, इधर से एक फ्लोरीन आएगा, और नीचे से एक फ्लोरीन आएगा। तो ये 6 फ्लोरीन्स आ जाएगा। अगर 6 फ्लोरीन्स आ गया तो तुम्हारे पास अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये ऑक्टाहेड्रल शेप आ जाएगा। ऑक्टाहेड्रल शेप मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो इसमें भी 2 ऑर्बिटल्स यूज हो गया, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन A1 इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब A इज द करेक्ट ऑप्शन, जो भी बोल दो।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि इन AB4 मॉलिक्यूल इज अ पोलर मॉलिक्यूल ए पॉसिबल जियोमेट्री ऑफ AB4। पॉसिबल जियोमेट्री जब AB4 का पूछा है, देखो AB4 के लिए तुम्हारे पास स्क्वायर पिरामिडल अगर ड्रॉ करो, स्क्वायर पिरामिडल में AB4, तो इधर बोरॉन, सॉरी, दूसरा बी आएगा, साइड एटम, इसको थोड़ा गलत बना दिया। अरे यार, ये वाइब्रेट वाला बॉन्ड कर बना। हाँ, ठीक है। तो अब देखो, ये कंपाउंड AB4 में स्क्वायर पिरामिडल में तो सीधी बात तो सिंपली तरीके से नहीं जाएगा। और ये कब जाता है, जब ए के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो एक पॉसिबल जियोमेट्री, अगर AB4 को पोलर बनना है, पोलर मॉलिक्यूल है, तो लोन पेयर प्रेजेंट रहना या फिर अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। तो पोलर मॉलिक्यूल के लिए तुम्हारे पास अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। अब पॉसिबल जियोमेट्री जब AB4 का ऐसा है, स्क्वायर पिरामिडल दिख रहा है ना, चारों एक प्लेन में हो जाएगा, एक स्क्वायर में प्रेजेंट होगा, और ए तुम्हारे पास पिरामिड के शेप में होगा, ये ऊपर की तरफ रहेगा। अब इस केस के लिए देखो, इस केस के लिए तुम्हारे पास अगर मान लो किसी का भी हो रहा है, तो ये तो सिमेट्रिकल नहीं है ना। या फिर ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ जाएगा, कुछ भी होगा। वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन ए के ऊपर, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट अल्टीमेटली तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा, क्योंकि म्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास पोलर मॉलिक्यूल, ये तो ऑप्शन करेक्ट हो ही गया। उसके बाद टेट्राहेड्रल में देख लेते हैं। अगर AB4 टेट्राहेड्रल में जाएगा, टेट्राहेड्रल में चार ही पॉसिबिलिटीज होता है। चार AB4 दिया है, तो ये तो चार होगा ना। अब टेट्राहेड्रल में ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये तीनों मिलके नीचे उतना ही खींचेगा। तो तुम्हारे पास AB4 अगर टेट्राहेड्रल में प्रेजेंट हो, अगर टेट्राहेड्रल में प्रेजेंट हो, तो म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। मतलब तुम्हारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल बन गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद रेक्टेंगुलर प्लेनर, रेक्टेंगुलर प्लेनर का मतलब क्या होता है, ए बी और इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। और इन चारों के केसेस, चारों में तुम अगर एक रेक्टेंगुलर प्लेनर बनाओ, तो देखो बी जितना ज्यादा इधर खींचेगा, अगर ए से बी इतना खींच रहा है, तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में भी उतना खींचेगा ना, इधर भी जितना खींचेगा, इधर भी उतना ही खींचेगा। तो तुम्हारे पास म्यू इक्वल टू क्या बन गया, म्यू इक्वल टू जीरो बन गया। तो तुम्हारे पास क्या बन गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल बन गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, तो ये भी पोलर नहीं होगा। और स्क्वायर प्लेनर, ये तो टेट्राहेड्रल नहीं हुआ, रेक्टेंगुलर प्लेनर नहीं हुआ, स्क्वायर प्लेनर भी नहीं होगा। स्क्वायर प्लेनर भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का ही है ना रेक्टेंगुलर प्लेनर से। रेक्टेंगुलर प्लेनर जनरली बनता नहीं है। मगर AB4, ये इस केस के लिए तुम्हारे पास देखो, इस केस के लिए ये जितना खींचेगा, ये भी उतना ही खींचेगा, ये जितना खींचेगा, ये उतना ही खींचेगा। तो तुम्हारे पास अल्टीमेटली म्यू इक्वल टू जीरो बन जाएगा, मतलब तुम्हारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा। इतना क्लियर है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो तुम्हारे पास जो ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। 128 हो गया, हाँ 128 हो गया। तो 128 के बाद 129 में चलते। 129 में क्या बोला है, द शेप स्ट्रक्चर ऑफ XCF5 माइनस एंड XCO3F2 रिस्पेक्टिवली आर। XCF5 माइनस का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जाओ, तो XCF5 माइनस का स्ट्रक्चर कैसे आता है, जेनॉन आता है। जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन उसने चुगलीबाजी करके ले लिया, तो भाई, और फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन F माइनस तो लेगा नहीं, उसका बैलेंस एक ही होता है। तो तुम्हारे पास अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जेनॉन के पास 9 इलेक्ट्रॉन हो गया, 5 तो फ्लोरीन ले लेगा और 4 बचे, तो 2 लोन पेयर आ जाएगा। तो तुम्हारे पास जो शेप बनेगा, इसका बनता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। एक फ्लोरीन इधर, दूसरा फ्लोरीन, अरे यार, दूसरा फ्लोरीन इधर आएगा, एक फ्लोरीन इधर, तीसरा फ्लोरीन इधर जाएगा, चौथा फ्लोरीन इधर जाएगा, फिफ्थ फ्लोरीन तुम्हारे पास किधर जाएगा, इधर जाएगा। और तुम्हारे पास 2 लोन पेयर है, तो जेनॉन के ऊपर एक लोन पेयर, नीचे एक लोन पेयर, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर। तो XCF5 माइनस के केसेस में तुम्हारे पास इसका शेप, अच्छा शेप का मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखना, शेप का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। शेप का मतलब होता है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। और तुम्हारे पास अगर हाइब्रिडाइजेशन का बात करें, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इधर देख लो, इधर अगर इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री का बात करें, शेप के बारे में, तो शेप इसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या आ जाएगा, प्लेनर हो जाएगा, पेंटागोनल प्लेनर, पेंटागोनल, क्योंकि उसमें हम लोग लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते। लोन पेयर्स लोन पेयर्स आर नॉट कंसिडर्ड, लोन पेयर आर नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, लोन पेयर आर नॉट कंसिडर्ड। अब ये देखो, पेंटागोनल पेयर, पेंटागोनल प्लेनर बन जाएगा, इसका पेंटागोनल प्लेनर बन जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन इसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का बात करो, तो पेंटागोनल क्या हो जाएगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल बन जाएगा, बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। ठीक है, इतना क्लियर है। अब स्ट्रक्चर शेप पूछा है, तो शेप
पहले वाले का पेंटागोनल प्लेनर आ जाएगा, पहले वाले से तो ऑप्शन आ ही रहा है, 129 का ए हो रहा है। उससे भी फिर भी देख लेते हैं बाकी क्वेश्चंस को भी। तो इसके बाद XeO3F2 का स्ट्रक्चर क्या होगा? जेनॉन के पास इधर क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन बाई वैलेंसी शो करेगा। ऑक्सीजन अगर बाई वैलेंसी शो करेगा, उसके वजह से तुम्हारे पास ऑक्सीजन लोन हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन में रहना चाहेगा। तो जेनॉन के केसेस में 3 ऑक्सीजन ऐसे रहेगा, एक फ्लोरीन ऊपर की तरफ, दूसरा फ्लोरीन नीचे की तरफ। तो इधर एक फ्लोरीन तुम्हारे पास एक्सियल, ये फ्लोरीन भी एक्सियल चला गया, और तीनों जो ऑक्सीजन है ये क्या आ जाएगा? इक्वेटोरियल 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 पोजीशन में चला जाएगा। इतना क्लियर है? तो तीनों अगर इक्वेटोरियल पोजीशन में चला गया और दोनों फ्लोरीन एक्सियल एक्सियल में प्रेजेंट है, तो तुम्हारे पास इसका शेप क्या हो जाएगा? इसका शेप हो जाएगा, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है तो इसका शेप और स्ट्रक्चर, मतलब तुम्हारे पास अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री दोनों सेम आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बन जाएगा। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बन जाएगा। इतना क्लियर है? तो तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चल भाई, और 4 क्वेश्चन बचा, 130, 131, 132, 133। आज का वीडियो थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा भाई। 2020 में और ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिला केमिकल बॉन्डिंग का, तो ये तो मेरा गलती नहीं है ना, सीधी बात है। तो 130 में द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ SF6 इज पार्टेड ऑक्टेड्रल बोला है। व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ SF4 इंक्लूडिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ एनी? अब देख, ज्योमेट्री बोला है इंक्लूडिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ एनी, अगर कोई रहा। SF6 तुम्हारे पास क्या आएगा? SF6 तुम्हारे पास ऑक्टेड्रल है। अगर ऑक्टाहेड्रल है, तुम्हारे पास 4 इधर फ्लोरीन रहेगा, एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, तो तुम्हारे पास ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल शेप, ऑक्टाहेड्रल शेप, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। अब देखो, ऑक्टाहेड्रल अगर हो गया तो SF6 इसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री हो गया। देखो, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? हमेशा ये शेप के बारे में बात कर रहे हैं। तो इधर भी अगर व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ SF4, तो ये वाला ज्योमेट्री कौन सा होगा? ये इंक्लूडिंग लोन पेयर बोला है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बन जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, सीधा ऐसे पोल का ड्रॉ करो ना। ऐसे पोल का सीसॉ शेप होता है, इसका हमें पता है, मगर इसने क्या बोला है? इधर होता है उसका स्ट्रक्चर। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी कुछ भी हो जाए स्ट्रक्चर से देखो। इंक्लूडिंग लोन पेयर बोला है, तो इसका क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा। इसमें मजा ही नहीं आया। इस क्वेश्चन में अगर सीसो ऑप्शन में आता तब मजा आता। तो व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ SF4 इंक्लूडिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तुम्हें दिख ही रहा है, एक तुम्हारे पास बीच में ट्राइंगल बन रहा है, और तुम्हारे पास एक एक तो तुम्हारे पास ऐसे ट्राइंगल पिरामिड बन जाएगा, और नीचे की तरफ भी ऐसे 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 एक पिरामिड बन जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? तो इसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा इसका आंसर। 130 के बाद चलते 131 में। 131 में द पोटेंशियल एनर्जी कार्ड फॉर वाटर H2 मॉलिक्यूल एज अ फंक्शन ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ये ऑप्शन तो, ये तो केमिकल बॉन्डिंग का सबसे पहला लेक्चर, जो लेक्चर 1 मेरे पास इधर अपलोडेड है, इस लेक्चर में ही है। इस ग्राफ को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। इस ग्राफ को तुम्हारे पास मोस्ट पोटेंशियल का जो ग्राफ आता है, इसके साथ ऐसे तुम्हारे पास जाता है और इधर ऐसे चला जाएगा। ठीक है, इतना ये ग्राफ तुम्हारे पास बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इधर अगर बोलूं तो तुम्हारे पास ए और बी एटम्स इस डिस्टेंस पे क्या रहता है? इनफाइनाइट डिस्टेंस में रहता है। इस ग्राफ को मैं और ज्यादा डिटेल्स में इधर, और ये तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम होता है। पोटेंशियल एनर्जी रहता है तुम्हारे पास वाई एक्सिस पे, पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस पे रहेगा। और इधर तुम्हारे पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस रहता है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस रहेगा तुम्हारे पास एक्स एक्सिस में। अब देखो, सीधी बात बताओ, सीधी बात क्या है इसमें? ए और बी के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस था। अब इनफाइनाइट डिस्टेंस था, इस पॉइंट पे आते आते तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? इस पॉइंट पे, शिट, हाँ, इस पॉइंट पे आते-आते तुम्हारे पास क्या बन जाता है? बॉन्ड बन जाता है, और ये सबसे मिनिमम एनर्जी होता है। इसको बोलते हैं हम लोग मिनिमम एनर्जी पॉसिबल, मिनिमम एनर्जी पॉसिबल, मिनिमम एनर्जी। और इसके अंडर ए और बी के बीच में जो मिनिमम एनर्जी पॉसिबल है, और ये मिनिमम बॉन्ड लेंथ होगा, और इसको ही हम लोग बोलते हैं, ये जो डिस्टेंस है इधर से इधर का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ बोल देते हैं, बॉन्ड लेंथ। और इधर से इधर आते हुए तुम्हारे पास क्या अट्रैक्शन, तुम्हारे पास इस पार्ट के लिए अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा rather than रिपल्शन। जिन लोगों को ये ग्राफ नहीं पता, मैं बस तरीका बोल रहा हूँ और कुछ नहीं, तो वो मेरा पहला केमिकल बॉन्डिंग का पहला लेक्चर का वीडियो देख लेना, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो तुम्हारे पास वो पहला लेक्चर में बहुत अच्छे से मैं डिस्कस किया हूँ, और इस पार्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? रिपल्शन डोमिनेट करेगा rather than अट्रैक्शन। ठीक है, और इन इन इनके बीच में ये पार्ट के लिए तुम्हारे पास अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स
सेम हो जाता है, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स सेम हो जाता है, और पूरे में तुम्हारे पास रिपल्शन बढ़ता रहेगा रेदर देन इन रिस्पेक्ट टू अट्रैक्शन से भी रिपल्शन फोर्स बहुत ज्यादा डोमिनेट कर जाता है, ठीक है, क्योंकि रिपल्शन किसके किसके बीच में होगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में होगा, और अट्रैक्शन किसके बीच में होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है, इसके बाद देखो 131 क्वेश्चन का तो बी ऑप्शन हो गया, और दो क्वेश्चन बचा है, दो क्वेश्चन 132 और 133, सॉरी, हाँ तीन, दो क्वेश्चन बचा है। अब देखो पीसीएल 5 का सॉलिड स्टेट में पूछा है, अगर पीसीएल 5 इन द सॉलिड स्टेट पूछा है, स्ट्रक्चर ऑफ पीसीएल 5 इन सॉलिड स्टेट, पीसीएल 5 इन सॉलिड स्टेट, पीसीएल 5 इन सॉलिड स्टेट तुम्हारे पास क्या होता है, अगर पीसीएल 5 गैस पूछता है, ध्यान रखना पीसीएल 5 अगर गैस पूछता है, इसका क्या होता है, फॉस्फोरस, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा, ट्राइगोनल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसका हो जाता है, बाइपिरामिडल इसका ज्योमेट्री हो जाता है, ठीक है। और पीसीएल 5 अगर सॉलिड के बारे में बात करूं तो सॉलिड में क्या बन जाता है, पीसीएल 4 प्लस और पीसीएल 6 माइनस बन जाता है, पीसीएल 6 माइनस बन जाता है, ठीक है। याद रखना 2 पीसीएल 5 मिलके पीसीएल 4 प्लस और पीसीएल 6 माइनस बन जाता है। तो इसके लिए क्या होगा, ये पीसीएल 4 जो है इसका टेट्राहेड्रल हो जाएगा, इसका टेट्राहेड्रल हो जाएगा, और पीसीएल 6 माइनस तुम्हें क्या दिख रहा है, 6 है ना, तो ये ऑक्टाहेड्रल बन जाता है, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये पीसीएल 4 प्लस टेट्राहेड्रल और पीसीएल 6 माइनस टेट्राहेड्रल में या ऑक्टाहेड्रल में एग्जिस्ट करेगा, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इतना तो हो गया, मगर ध्यान रखना अगर पूछ लिया बाई चांस पीबीआर 5 का पूछ लिया, मान लो पीबीआर 5 का हमेशा अगर सॉलिड स्टेट मेंशन कर दिया तभी याद करना, पीबीआर 5 का अगर सॉलिड स्टेट में बात करें तो ये किस में बदल जाता है, पीबीआर 4 प्लस में बदल जाता है और पीआर माइनस में बदल जाता है। तो ये पीबीआर 4 प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, इसका टेट्राहेड्रल हो जाएगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास और क्या दिया है, पीबीआर, हाँ पीबीआर 7 बारे में बोल रहे, पीबीआर 7 का, पीबीआर 7 किस में टूटता है, पीबीआर 4 प्लस में टूटता है और बी 3 माइनस में टूटता है, ये याद रखना। बी 3 माइनस तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, लीनियर टाइप का कंपाउंड आ जाएगा, और पीबीआर 4 प्लस तो तुम्हारे पास दूसरा क्या है, टेट्राहेड्रल ही है, ठीक है, इतना क्लियर है। अगर GaCl2 सॉलिड में पूछ लिया, GaCl2 सॉलिड में पूछ लिया तो इसमें भी याद रखना, गैलियम गैलियम 2 प्लस में बदल जाता है, और जी, अरे यार कैल्शियम क्यों लिख रहा हूँ बार बार, हाँ तो इसके लिए क्या होता है, गैलियम प्लस में हो जाता है, गैलियम प्लस में हो जाता है, और GaCl4 माइनस में हो जाता है, GaCl4 माइनस, जी ए, हाँ ये Ga प्लस और GaCl4 माइनस, ठीक है, इतना क्लियर है। और XeF6 का सॉलिड का पूछ सकता है, XeF6 का भी सॉलिड का पूछे तो ये भी क्या होता है, XeF5 प्लस और तुम्हारे पास F- होता है, इनका ज्योमेट्री खुद निकाल लेना। जेनॉन के पास क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन, एक चला गया तो 7 इलेक्ट्रॉन, 5 इसने ले लिया, और एक तो इसके पास तुम्हारा XeF5 प्लस क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल शेप हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल शेप हो जाएगा, इतना क्लियर है। तो ये तुम्हारे पास ये तो था, बस इसको भी याद रख लेना, अगर किसी कभी भी जरूरत पड़े तो ये काम आ जाएगा, मतलब पूछेगा, ये सेम तो नहीं पूछेगा, पीपीआर 5 का पूछ सकता है या फिर पीपीआर 7 का पूछ सकता है, वो दोनों लास्ट का तो नहीं पूछेगा, मगर फिर भी बोल दिया। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, क्वेश्चन नंबर 133, ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज NO प्लस NO2 प्लस एंड NO माइनस, द वन विद द मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ, मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ तुम्हारे पास के लिए तुम्हारे पास ये कंपाउंड दिख रहा है, तो ये पता चल गया, हेटेरो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, हेटेरो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, हेटेरो डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये लास्ट क्वेश्चन है ना, तो लास्ट क्वेश्चन के लिए ढंग ढंग से एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करके सही ऑप्शन निकाल दो, सच्ची बोल रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है तो देख लो ना, 10 क्वेश्चन जितना भी डिस्कस हुआ, 123 से स्टार्ट किया, 133 में खत्म कर रहे, 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ है देख लो ना, सीधी बात है। तो NO प्लस NO2 प्लस NO माइनस, इस सब के लिए हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन काउंट निकाल लेते हैं। NO में कितना होगा, 15 इलेक्ट्रॉन होगा, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। NO प्लस में एटॉमिक नंबर पता है ना, एटॉमिक नंबर हो जाए तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होता। NO प्लस में कितना आ जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाएगा। NO2 प्लस में तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ गया, और NO माइनस में तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ गया, इसका 13 करते तो सही से थोड़ा थोड़ा 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर मस्ट बी लोएस्ट, बॉन्ड ऑर्डर मस्ट बी लोएस्ट आना चाहिए, ठीक है, इतना क्लियर है। अब
एनो एनो किसके लिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अब देखो तुम्हारे पास मैंने क्या बोला हो कि जब भी 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाए तो तुम्हारे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, 3 आ जाता है। अब जब भी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, एक इलेक्ट्रॉन 14 में से घटा या बढ़ा तो तुम्हारे पास 0.5 का बॉन्ड ऑर्डर का चेंज आता है। तो एनो के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 0.5 इजिकल टू 2.5 आ जाएगा। इधर 14 से 13 इलेक्ट्रॉन गया तो तुम्हारे पास बॉन्ड ऑर्डर इसमें भी 3 माइनस 0.5 इजिकल टू 2.5 हो जाएगा। और इसमें देखो 14 से 16 में गया है, 14 से 16 में गया है तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 3 माइनस 0.5 इंटू 2। तो तुम्हारे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो लोएस्ट बॉन्ड ऑर्डर कौन किसका आ जाएगा, एनो माइनस का लोएस्ट बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, लोएस्ट बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है तो तुम्हारे पास सीधी बात क्या है, उसका मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी मिनिमम होगा। तो ये था तुम्हारे पास आज का 2020 जेई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने क्वेश्चंस आए थे वो मैंने करा दिया। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्वेश्चंस तो डिस्कस कर लिए। अब तुम्हारा काम क्या है, सीधी बात है, क्वेश्चन को एक बार रिवीजन कर लेना। और मैं एक दो दिन में जल्दी, मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ मगर कर नहीं रहा हूँ, मगर मैं टेलीग्राम ग्रुप में इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, उसका कोई दिक्कत नहीं होगा। वो बहुत आसानी से हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। और अगले दिन से, और थैंक यू फॉर द सपोर्ट जो लास्ट कुछ वीडियोस में तुम लोगों ने दिखाया उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 7 8 9 10 तक शायद आएगा। उसके बाद केमिकल मॉडलिंग के सारे केमिकल टोटल 200 क्वेश्चन, 200 प्लस क्वेश्चन है वो मैंने सारे करा दूंगा यूट्यूब में, तो वो देख लेना। और उसके बाद में प्रीवियस जो केमिकल बॉन्डिंग का थ्योरी सेशंस भी चल रहा था वो थ्योरी सेशंस भी उसका वीडियोस भी आएगा। थोड़ा सा रुक गया है, उसका थोड़ा दिक्कत हो गया, मगर वो कंटिन्यू में कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। केमिकल बॉन्डिंग इज अ वेरी लार्ज, मैं ट्राई करूंगा कि उसके पहले इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और उसके साथ साथ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स भी थोड़ा थोड़ा करके खत्म कर दो, तो वो थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा। और वीडियो अच्छे लगे तो थोड़ा सा शेयर कर देना, मेहरबान हो जाऊंगा बहुत ज्यादा। और वीडियो को लाइक वाइक कर देना, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में जो भी करना है वो कर लेना। और मैं सोच रहा हूँ कि एट आफ्टर द एंड ऑफ जनवरी शिफ्ट तो हो जाए, जो लोग 2026 के लिए अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, जो लोग अप्रैल अटेम्प्ट तो तुम्हारे पास लास्ट होगा ना, उसके लिए सीरियस होना ही पड़ेगा अगर जिंदगी में सीरियस थोड़ा सा होना चाहते हो जेई के लिए। ऐसा तो ऐसा नहीं है कि जेई छोड़ के कुछ जिंदगी में होता नहीं है, सब कुछ होता है। तो उसके लिए मैं एक काम करूंगा, मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, उसमें मैं क्या करूंगा, हर दिन हम लोग क्या करते हैं, एक टाइम या फिर 8 से 9 या फिर 9 से 10 या फिर 7 से 8 9 1 घंटा 2 घंटा 1 घंटे का कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हर दिन में। पहले एक शेड्यूल बना दूंगा कि इस हिसाब से इसी चैप्टर का रिवाइज करके आना। मान लो केमिकल बॉन्डिंग का ही तुम्हारे पास चार या पांच सेशन चलेगा, 4 5 दिन हम लोग मेंस लेवल का, नॉट मेंस से ऊपर नॉट मेंस से नीचे, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कराने का फायदा नहीं है क्योंकि अप्रैल अटेम्प्ट के लिए पढ़ रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस कराने का भी फायदा नहीं होगा। तो हम लोग ऐसे सेशंस कर लेंगे जो बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। और वो हर दिन हम लोग शाम को 1 1.5 घंटा प्रैक्टिस कर लेंगे। तो तुम्हारा भी, तुम चैप्टर पढ़ के आना, इधर क्वेश्चंस को मैं टाइमर लगा दूंगा, देखना कि कितना सॉल्व हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, उस हिसाब से चलते रहना। ठीक है, तो आज का वीडियो के लिए इतना ही था, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और स्टे हेल्दी स्टे सेफ, मजे करो लाइफ में, जिंदगी जी लो। चलो बाय।